Hello बच्चों, let's read this question. The question says the quantity of electricity required to reduce 12.3 gram of nitrobenzene to aniline assuming 50% current efficiency is. Option 1 है 1,15,800 कूलम, ऑप्शन 2 है 57,900 कूलम, ऑप्शन सी है 2,31,600 कूलम और ऑप्शन डी है 28,950 कूलम्स. Right? The key concept for this question is हमारे पास इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की तो क्या होता है, हमारे पास होता है कि जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा हमारे पास हमारे इलेक्ट्रोड पे, या जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारे पास डिसॉल्व होगा किसी भी इलेक्ट्रोड पे, वो डिपेंड करेगा ऑन द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. राइट, और हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो Q होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, हमारे पास करंट और टाइम का प्रोडक्ट होता है. और प्रोपोर्शनलिटी हटाया तो हमने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया. कौन सा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये है Z. राइट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. ओके, नाउ अब हमारे पास जो Z होता है ना वो बेसिकली बराबर होता है E यानी इक्विवेलेंट वेट बाय 96,500 I इंटू टी हो जाएगा. अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं इसके केस में तो क्वेश्चन में बोला कि हमें निकालना है कि कितनी क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पास किया गया टू रिड्यूस 12.3 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन टू एनालीन. जब हमारे पास करंट एफिशिएंसी कितनी थी, करंट एफिशिएंसी हमारे पास दी हुई है 50%. राइट, यानी टोटल करंट नहीं था हमारे पास, सिर्फ 50% था. तो आई जो यहाँ पे होगा वो बेसिकली हमारे पास कितना हो जाएगा, वो बेसिकली बराबर होगा I/2 के, यानी 50% ऑफ I के. तो हम लोग ये लिख सकते हैं ना कि W इज बेसिकली इक्वल्स टू E बाय 96,500 इंटू I को हम लोग लिख देंगे I/2 क्योंकि 50% करंट एफिशिएंसी ही हमको देखने को मिली थी. अच्छा, हमें दिया हुआ है कि कितना रिड्यूस करना है हमें 12.3 ग्राम. तो बेसिकली हमारे पास ये लिख देंगे W कितना है 12.3 ग्राम. इक्विवेलेंट वेट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट वेट को हम लोग लिख सकते हैं मोलर मास. राइट, मोलर मास बाय एन फैक्टर. राइट, इनटू क्या हो जाएगा 96,500 इंटू 1/2 इंटू I इंटू टी. राइट, और ये जो I इंटू टी है ना वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास चार्ज के बराबर होता है. राइट, तो हम इसको चार्ज ही लिख दें फिर से, तो क्या आ जाएगा m बाय n फैक्टर इंटू 96,500 इंटू हाफ, इसको लिख दे q के बराबर. देख, हमें बेसिकली ना अब इस q की वैल्यू निकालनी है. अच्छा, इस q की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले m की वैल्यू पता करनी होगी. हमें निकालना पड़ेगा n फैक्टर क्या होगा. राइट, अच्छा, जो हमारे पास रिएक्शन दी गई है वो क्या है, वो बेसिकली हमारे पास रिडक्शन है किसका, नाइट्रोबेंजीन का टू एनिलीन. राइट, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, एन फैक्टर हो जाएगा हमारे पास द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड. राइट, तो कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड, लेट्स सी. नाइट्रोबेंजीन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ये हमारा नाइट्रोजन एटम, ये हो गया हमारे पास नाइट्रोबेंजीन. अगर नाइट्रोजन की हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे निकालना चाहें तो देखो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि ये अगर बॉन्ड हमारे पास टूटेगा तो सिंस ऑक्सीजन जो है हमारे पास वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन के ऊपर -2 और नाइट्रोजन के ऊपर कितना आ जाएगा, नाइट्रोजन के पास आएगा +2 और इस O- की वजह से हमारे पास क्या है +1. तो +2 +
+1 कितना हो गया यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वो हो जाएगी +3, राइट। अब अगर हम लोग बात करते हैं NH2 की, ठीक, तो अगर हम लोग बात करें NH2 की, तो जो नाइट्रोजन है ना वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, किन से, हाइड्रोजन से भी और ये कार्बन है सेंटर है उससे भी, यानी नाइट्रोजन के ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी -3, राइट, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हमारे तीनों से, राइट। इसके वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स, अगर बॉन्ड टूटता है तो जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो किसके आएंगे, नाइट्रोजन सेंटर के ऊपर आएंगे, तो नाइट्रोजन के ऊपर -1, इस वाले हाइड्रोजन की वजह से, इस वाले हाइड्रोजन की वजह से -1 और इस वाले कार्बन की वजह से भी यहाँ पे -1, यानी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो क्या आई -3। तो अगर हम लोग पास ऑक्सीडेशन स्टेट का जो चेंज हो रहा है +3 से -3 हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो गए, हम लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स involved is basically equals to 6, right? Number of electrons involved is basically equals to 6, यानी जो n फैक्टर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 6। अब हमें देखना है मोलर मास, मोलर मास किसका, नाइट्रोबेंजीन का, नाइट्रोबेंजीन इज C6H5NO2, राइट। कार्बन का एटॉमिक मास हमारे पास 12, तो 12 × 6 प्लस 5 हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम्स 1 ग्राम पर मोल उसका एटॉमिक मास, नाइट्रोजन के लिए 14 ग्राम पर मोल प्लस 2 ऑक्सीजन एटम्स, राइट, एक ऑक्सीजन एटम के लिए 16 ग्राम पर मोल, 2 ऑक्सीजन एटम्स के लिए हो जाएगा 2 × 16, ये हो जाएगा 72 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 32, कितना आ जाएगा ये हमारे पास, ये हमारे पास आ जाएगा 123 ग्राम पर मोल, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, मास कितना 12.3 ग्राम, राइट। m कितना, m इज 123 ग्राम पर मोल, ठीक, बाय n फैक्टर कितना, n फैक्टर है 6, राइट, इंटू 96,500 इंटू 1/2 इंटू q, बेसिकली हमें q निकालना है, क्या करेंगे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 12.3 इंटू 6 इंटू 96,500 बाय क्या आ जाएगा, बाय आ जाएगा 123, राइट। यहाँ पे हमारे पास 2 भी रहेगा, ठीक, ये हमारे पास क्या आ जाएगा q। अच्छा, अब इसकी हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 9,650 इंटू 2 इंटू 6, क्यू के बराबर, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्यू की वैल्यू आ जाती है 1,15,800 कूलम, right, 1,15,800 coulomb, right. Coming back to the question, correct answer for this question will be option 1. I hope you understood it well. Thank you and all the best.